हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ क्लास 9th साइंस की न्यू एनसीईआरटी बुक जिसका नाम है एक्सप्लोरेशन। उसका चैप्टर नंबर 5 हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशन। इस वीडियो में मैं आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करने वाली हूँ ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए और आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट पैराग्राफ। हमारी एनसीईआरटी में क्या बोला गया है? हैव यू एवर वंडर्ड हाउ स्वीट व्हाइट क्रिस्टल्स ऑफ शुगर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम टॉल ग्रीन शुगरकेन प्लांट। तो इसका मतलब ये है कि कभी आपने सोचा कि इतने लंबे ग्रीन शुगर केन प्लांट से जो व्हाइट शुगर क्रिस्टल्स मिलती है, व्हाइट शुगर क्रिस्टल्स यानी कि जो हम हमारे घर में शक्कर यूज करते हैं उसी को व्हाइट शुगर क्रिस्टल्स कहा गया है, वो कैसे बनती है? गन्ने के अंदर शुगर और बहुत सारी इम्प्यूरिटीज होती हैं, उन्हें अलग अलग सेपरेशन टेक्निक की हेल्प से रिमूव किया जाता है, तब जाकर हमें प्योर शुगर क्रिस्टल्स मिलते हैं। नेक्स्ट क्या कहा गया है? और हाउ डू डॉक्टर्स डिटेक्ट डिजीजेस लाइक मलेरिया यूजिंग जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड। यानी कि डॉक्टर्स सिर्फ कुछ ड्रॉप्स ब्लड लेकर के मलेरिया जैसी डिजीजेस कैसे डिटेक्ट करते हैं? ब्लड के अंदर अलग अलग सेल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। लैब में सेपरेशन टेक्निक की हेल्प से उन्हें आइडेंटिफाई किया जाता है और डिजीजेस का पता लगाया जाता है। Many such everyday activities are made possible by techniques based on fascinating science of separating mixtures. ऐसी बहुत सी डेली एक्टिविटीज़ हैं जो मिक्सचर्स को सेपरेट करने की टेक्निक की वजह से पॉसिबल होती हैं। चाहे शुगर बनाना हो, वाटर प्यूरिफिकेशन हो या ब्लड टेस्ट, हर जगह सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्या कहा है? हैव यू लर्नड अबाउट मिक्सचर्स एंड सम सिंपल मेथड्स टू सेपरेट देम। आप पहले भी मिक्सचर्स और उन्हें सेपरेट करने के सिंपल मेथड्स पढ़ चुके हैं। कहाँ पढ़ा है आपने? ग्रेड 6 में पढ़ा होगा, क्यूरियोसिटी बुक में, चैप्टर नंबर 9 में। इन दिस चैप्टर you will explore mixtures in greater depth, including their properties, behavior, and the various techniques used to separate them. इस चैप्टर में हम मिक्सचर्स को और डिटेल में पढ़ेंगे। हम जानेंगे मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है और उन्हें सेपरेट करने के डिफरेंट मेथड्स कौन कौन से हैं। From industrial processes like sugar production to life-saving medical tests, the separation of mixtures plays a crucial role in our daily life. इंडस्ट्री में शुगर बनाने से लेकर हॉस्पिटल में ब्लड टेस्ट तक हर जगह सेपरेशन टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। इसलिए सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स हमारी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ते हैं जो कि है हाउ कैन वी क्लासीफाई मिक्सचर्स। मिक्सचर्स को कैसे क्लासीफाई किया जाता है? यू हैव लर्न दैट अ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर आर अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। इसका मतलब ये है शुगर और वाटर को अच्छे से मिक्स करने पर मिक्सचर हर जगह सेम होता है, यूनिफॉर्म नज़र आता है, ऊपर से नीचे टेस्ट सेम मिलेगा आपको। अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो पूरे सॉल्यूशन का टेस्ट सेम रहेगा। इसका मतलब ये है कि उसका यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है। A well stirred mixture of sugar and water is equally sweet in the first and the last sip. अगर आपने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें आपने वाटर डाला और उसमें शुगर ऐड कर दी और उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया, और अगर आप उसकी सिप लेंगे, पहली बार अगर आप उसकी सिप लेंगे तो भी उसका टेस्ट स्वीट ही आएगा, और जब आप लास्ट सिप लेंगे तो भी उसका टेस्ट स्वीट ही आएगा। तो ऐसे मिक्सचर्स को ही क्या कहा जाता है? होमोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है, या फिर इनको सॉल्यूशन भी कहा जाता है। अदर एग्जाम्पल्स ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स आर विनेगर। अब विनेगर कैसे बनता है? जब हम वाटर में एसिटिक एसिड को ऐड करते हैं तो विनेगर बनता है। तो जो विनेगर है वो भी क्या है? एक होमोजीनियस मिक्सचर है। एरेटेड ड्रिंक्स लाइक सोडा, जो आप सोडा पीते हैं उसमें क्या होता है? वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है और सोडा प्रिपेयर किया जाता है। तो ये जो एरेटेड ड्रिंक्स है वो भी क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं। अ सॉल्यूशन ऑलवेज रिमेन्स होमोजीनियस। सॉल्यूशन जो है हमेशा कैसा होता है? होमोजीनियस होता है।
On the other hand, a stirred mixture of a sand and water is not uniform. अब अगर आपने एक बीकर लिया, उसमें वाटर ऐड किया और उसमें आपने क्या डाल दी, सैंड डाल दी, मिट्टी डाल दी, तो वो जो है वो यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, क्योंकि वो प्रॉपरली वाटर में मिक्स नहीं हो पाएगी सैंड। तो जो सैंड के पार्टिकल्स है वो हमको इजीली दिखाई देंगे वाटर के अंदर, और वो कुछ समय बाद नीचे बैठ जाएंगे, ऐसे नीचे की तरफ आपको ये, जैसे आपने यहाँ पे वाटर में सैंड जब मिलाया तो यहाँ पे आपको नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर दिखाई दे रहा होगा, यानी कि एक जैसा मिक्सचर हम नहीं देख रहे हैं। यहाँ पे आपको डार्कर पार्ट दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है सैंड नीचे सेटल होती जा रही है, और कुछ समय बाद सारी सैंड जो है यहाँ पे नीचे सेटल हो जाती है। तो इस तरह के मिक्सचर को क्या कहा जाता है, इस टाइप के मिक्सचर को कहा जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो कि यूनिफॉर्म नहीं होता है जिसका कंपोजिशन। इज द मिक्सचर्स ऑफ ऑयल एंड वाटर होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब अगर हम एक मिक्सचर बनाएं जिसमें हम एक कंटेनर या फिर बीकर में वाटर लें और उसमें अगर हम ऑयल को ऐड करें, तो क्या वो होमोजीनियस होगा या हेट्रोजीनियस होगा? कैन यू थिंक ऑफ सम अदर हेट्रोजीनियस मिक्सचर? क्या आप और दूसरे हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में सोच सकते हैं? तो अगर हम वाटर में ऑयल को ऐड करें तो वो क्या होगा, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा, क्योंकि ऑयल और वाटर एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं और अलग अलग लेयर बना लेते हैं, इस कारण से वो क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ऑयल एंड वाटर। ठीक है, नेक्स्ट अब एक एक्टिविटी दे रखी है, एक्टिविटी 5.1, लेट अस एक्सपेरिमेंट, और ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो आपको ये एक्टिविटी स्कूल में भी परफॉर्म करना चाहिए आपके फ्रेंड्स के साथ। सो आपको क्या करना है, आपकी क्लास को 3 ग्रुप्स में डिवाइड करना है, ए, बी एंड सी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट है तो आपको 3 का ग्रुप बनाना है, हर एक ग्रुप में 10-10 स्टूडेंट्स होना चाहिए। इस तरीके से आपको इक्वल ग्रुप्स बनाना है। ईच ग्रुप प्रिपेयर अ मिक्सचर इन अ colorless transparent glass tumbler और 100 ml beaker by the following step। अब हर एक ग्रुप को क्या करना है, एक एक मिक्सचर प्रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपको लेना है एक ट्रांसपेरेंट ग्लास टम्बलर, या फिर इस तरीके से आप एक 100 ml बीकर भी ले सकते हैं। तो जो ग्रुप ए है, ग्रुप ए को क्या करना है, 1 स्पैचुला लेनी है कॉमन सॉल्ट की, मतलब 1 चम्मच आपको लेना है सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट यानी कि नमक, और उसको ऐड करना है 50 ml वाटर में। तो आपको बीकर में 50 ml वाटर फिल करना है सबसे पहले, और फिर उसमें क्या ऐड करना है, आपको सॉल्ट ऐड करना है 1 स्पून। फिर उसको अच्छी तरीके से स्टर करना है, पूरी तरीके से मिला लेना है। ग्लास रॉड का यूज़ कर सकते हैं आप स्टर करने के लिए, ताकि एक होमोजीनियस मिक्सचर आपको मिल सके। अब ग्रुप बी को क्या करना है, और जो ग्रुप ए ने जो बनाया था मिक्सचर, उस पर ए लेबल कर देना है, ठीक है। अब जो ग्रुप बी था उसमें क्या करना है, सेम वही करना है, 50 ml वाटर लेना है, बट ग्रुप बी को सॉल्ट ऐड नहीं करना है, ग्रुप बी को चॉक पाउडर ऐड करना है, ठीक है, चॉक का पाउडर बना लेना है और उसको 50 ml बीकर में इस तरीके से ऐड कर देना है, और उसको क्या करना है, लेबल बी कर देना है। फिर ग्रुप सी जो है उनको भी क्या करना है, बीकर लेना है, 50 ml वाटर ऐड करना है, और उसमें 50 ml वाटर में आपको कुछ ड्रॉप्स मिल्क के ऐड करने हैं, और फिर उसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है और उसको लेबल सी लेबल कर देना है। Now are the particles visible in each mixture? Record the observation। अब अच्छी तरीके से मिक्स करने पर तीनों ही मिक्सचर में क्या आपको पार्टिकल्स नज़र आ रहे हैं, वो ऑब्जर्वेशन को आपको रिकॉर्ड करना है। अब क्या करना है, डिटेक्ट द लाइट फ्रॉम अ लेज़र पॉइंटर थ्रू द बीकर कंटेनिंग द मिक्सचर। करना है, इसी लेज़र लाइट जो आती है उस लेज़र लाइट को तीनों ही सॉल्यूशन के थ्रू इस तरीके से आपको पास करवाना है, ठीक है। फिर आपको देखना है कि, और ऑब्जर्व करना है कि जो दूसरी साइड है बीकर की, वो उसका जो लेज़र बीम है उसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर है या नहीं, वो आपको रिकॉर्ड करना है, ठीक है। यानी कि ऑब्जर्व इट फ्रॉम द साइड ऑफ द बीकर इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द लेज़र बीम एंड रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको ये लाइट पास होती हुई नज़र आएगी तीनों ही बीकर के थ्रू। अब यहाँ पे सेफ्टी आपको रखनी है कि जो लेज़र बीम है उसको आपको मतलब आँखों से दूर रखना है, आँखों में वो नहीं आनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो इरिवर्सिबल आई डैमेज कर सकती है। अब आपको क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है व्हाट यू वुड ऑब्जर्व इन ईच ऑफ द बीकर्स
इफ़ यू लीव देम अनडिस्टर्ब फॉर अ फ्यू मिनट्स, अब आप अगर उसको कुछ समय तक रख देंगे बिना डिस्टर्ब करे, तो आपको तीनों ही बीकर को फिर ऑब्जर्व करना है कि उसका सॉल्यूशन कैसा बना है। तो यहाँ पे आपका ये फिगर दे रखा है जिसमें लेज़र लाइट पास की गई है अलग अलग मिक्सचर से। सबसे पहले मिक्सचर में क्या है, सॉल्ट और वाटर है। दूसरे मिक्सचर में क्या है, चॉक पाउडर और वाटर है। तीसरे मिक्सचर में क्या है, मिल्क और वाटर है। तीनों के थ्रू लेज़र लाइट को पास कराया गया है। नेक्स्ट लिखा है, सेट अप अ फिल्ट्रेशन अपैरेटस एंड फिल्टर ईच मिक्सचर सेपरेटली। अब आपको क्या करना है, फिल्ट्रेशन अपैरेटस सेटअप करना है और फिर हर एक मिक्सचर को सेपरेटली फिल्टर करना है। फिल्टर मतलब होता है छानना, ठीक है। सो इज देयर एनी रेसिड्यू लेफ्ट ऑन द फिल्टर पेपर, तो क्या फिल्टर पेपर पे कोई सा रेसिड्यू बचा? तो ये बेसिकली ऐसे होता है कि एक आप लेते हैं फनल, ठीक है। फनल में आपको क्या करना होता है कि एक पेपर, फिल्टर पेपर होता है ऐसा ग्रे कलर का, ठीक है। सो ग्रे कलर ले लेते हैं। सो कुछ इस टाइप का ग्रे कलर का पेपर होता है, उसको आपको ऐसा ट्रायंगुलर शेप में फोल्ड करना होता है और फिर यहाँ पे रख दिया जाता है ये पेपर को। अब इस पेपर के थ्रू यहाँ पे हम क्या तीनों ही सॉल्यूशन को पास करवाएंगे और यहाँ पे नीचे रखेंगे दूसरा बीकर, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने सॉल्यूशन को डाला इस फिल्टर पेपर से, तो यहाँ पे जो है कुछ रेसिड्यूज जो रहते हैं, जो लार्ज पार्टिकल्स है वो यहीं फिल्टर पेपर में रह जाते हैं और जो सॉल्यूशन होता है वो नीचे इस तरीके से आ जाता है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि क्या कोई रेसिड्यू बचा फिल्टर पेपर में यहाँ पर। बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, डू यू थिंक दीज आर द सेम टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स और दे आर डिफरेंट? तो जो आपने ऑब्जर्वेशन की, तो आप उस बारे में सोचिए कि क्या सेम टाइप के मिक्सचर्स थे या फिर वो तीनों ही सॉल्यूशन या फिर मिक्सचर्स जो थे वो अलग अलग थे। सो डेफिनेटली वो जो थे अलग अलग टाइप के सॉल्यूशंस थे, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हमने चीज़ें ली थी, ठीक है। तो जो सबसे पहला सॉल्यूशन था जिसमें हमने सॉल्ट और वाटर लिया था, तो सॉल्ट कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो गया था वाटर में, तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक होमोजीनियस मिक्सचर तैयार हुआ था। दूसरे केस में हमने क्या लिया था, चॉक पाउडर लिया था, तो जो चॉक पाउडर था वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं हुआ था वाटर में और नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन उसका था। इस कारण से यहाँ पे जो बना था वो था हेट्रोजीनियस मिक्सचर। जब मिल्क और वाटर ऐड किया गया, मतलब वाटर में मिल्क को ऐड किया गया, तो एक यूनिफॉर्म मिक्सचर तैयार हुआ था क्योंकि वो पूरी तरीके से मिक्स हो चुका था मिल्क वाटर में। तो जब हमने ए और बी को पास करवाया फिल्टर पेपर से, तो कम्प्लीटली पूरा सॉल्यूशन फिल्टर पेपर के थ्रू पास आउट हो गया और कोई भी रेसिड्यू देखने को आपको नहीं मिलेगा। आप ये करके देख सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको बता रही हूँ कि आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या आपको देखने को मिलेगा। और जो बी बीकर था, जब आप उसको पास करवाएंगे फिल्टर पेपर से, तो आपको चॉक पाउडर के रेसिड्यूज जो है यहाँ पे फिल्टर पेपर में मिलेंगे, ठीक है। और बाकी का जो वाटर है वो आपको नीचे मिल जाएगा बीकर में, ठीक है। तो क्यों ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि यहाँ पे हेट्रोजीनियस मिक्सचर था, पार्टिकल्स कम्प्लीटली मिक्स नहीं हुए थे वाटर में। अब हम पढ़ते हैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशंस क्या होता है, तो आपने सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा होगा कि सॉल्यूशंस जो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। आज की इस वीडियो में ही मैंने आपको एनसीईआरटी की एक लाइन बताई थी, होमोजीनियस मिक्सचर जब हम पढ़ रहे थे। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं। You have also learned that solutions are prepared when a solute is mixed with a solvent. अब देखो सॉल्यूशन कब बनता है, जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो आपको क्या मिलता है, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट को जब हम ऐड करते हैं सॉल्वेंट में तो हमें मिलता है सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, तो सॉल्यूट ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, और जिसमें हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्यूट को वो होता है सॉल्वेंट, यानी कि द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व्स द सॉल्यूट, ठीक है, जिसमें हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं। तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाती हूँ। तो आपको क्या लेना है, एक बीकर लेना है, ठीक है, एक आपको ट्रांसपेरेंट बीकर लेना है। बीकर में आपको सबसे पहले ऐड करना है वाटर, ठीक है। बीकर में क्या ऐड करना है आपको, लेट्स से आपने 50 ml वाटर ले लिया। अब ये 50 ml वाटर जो था, ये वाटर क्या कहलाएगा, सॉल्वेंट कहलाएगा, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या डिसॉल्व करेंगे,
इसके हम अंदर हम कुछ भी डिजोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे लेट से हमने सॉल्ट डिजोल्व किया, तो हमने 1 टेबल स्पून यहाँ पे क्या ऐड कर दिया, सॉल्ट ऐड कर दिया। तो ये जो सॉल्ट ऐड करा तो वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, क्योंकि इसको हम सॉल्वेंट में क्या कर रहे हैं, डिजोल्व कर रहे हैं, और जिसमें सॉल्यूट डिजोल्व होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। आई होप सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। और यहाँ पे सॉल्ट की जगह आप दूसरा भी कुछ ले सकते हैं सब्सटेंस, ठीक है, जो कि कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाए वाटर में, ठीक है। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिक्स हो जाएंगे, जब हम इसको स्टर करेंगे इस पूरे सॉल्यूशन को, तो हमको एक यूनिफॉर्म मिक्सचर मिलेगा, होमोजीनियस मिक्सचर मिलेगा, और वो क्या मिल जाएगा, हमको एक सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो सॉल्यूशन कैसे बना, सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिक्स करने पे क्या मिला हमको, एक सॉल्यूशन मिला। और सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इन द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, शुगर इज द सॉल्यूट। यहाँ पे हमने सॉल्ट ऐड किया था, यहाँ पे हम शुगर भी ऐड कर सकते हैं। तो जब हम मिक्सचर बनाते हैं शुगर और वाटर का, तो जो शुगर होती है वो सॉल्यूट होती है, या फिर सॉल्ट भी सॉल्यूट होता है, और जो वाटर होता है वो क्या होता है, सॉल्वेंट होता है। इन वॉट प्रपोर्शन आर द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। अब किस प्रपोर्शन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में। कैन दीज बी एक्सप्रेस्ड क्वान्टिटेटिवली, क्या हम इसको क्वान्टिटेटिवली एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो उसी के बारे में अब हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है। सो यू हैव लर्नड अबाउट ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड। तो आपने आपके घर में भी ये ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट देखा होगा, जिसको हम कॉमनली ORS कहते हैं। जब भी अगर किसी पर्सन को, आपके फैमिली मेम्बर को लूज मोशंस हो जाते हैं, तो डॉक्टर क्या रिकमेंड करते हैं कि आपको ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट लेना है। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन जो होता है वो प्रिपेयर किया जाता है, मतलब लैब में भी प्रिपेयर किया जाता है, जो हमको पाउच में मिलता है, या फिर हम इसको घर पे भी बना सकते हैं। तो अगर आपके घर पे कुछ एल्डर पीपल होंगे, तो उन्होंने कभी आप देखा होगा आपने कि अगर हम अवेलेबल नहीं होता है मार्केटेड ORS, तो वो घर पे प्रिपेयर कर लेते हैं। तो वो घर पे ऐसे प्रिपेयर करते हैं कि उसमें आपको क्या लेना रहता है, एक स्मॉल अमाउंट सॉल्ट का लेना होता है, शुगर लेनी होती है, और फिक्स्ड अमाउंट हमको वाटर का लेना होता है। और जब हम इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं, सॉल्ट, शुगर और वाटर को, तो हम एक ORS यानी कि ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन बना सकते हैं घर पे ही। If we change the amount of salt and sugar added to the same volume of water, or change the volume of water for a specified amount of salt and sugar, we will get a solution of salt and sugar in water, but that will not be ORS। तो जो ORS होता है ना, उसमें एक स्पेसिफिक अमाउंट ही सॉल्ट का होता है, फिक्स्ड क्वांटिटी होती है, यानी कि सॉल्ट की, वाटर की और शुगर की, ठीक है। सो बेसिकली शुगर और जो सॉल्ट है, सॉल्ट और शुगर जो है, तो यहाँ पे सॉल्ट लिया जाता है अप्रोक्सीमेटली 2.5 ग्राम, जब हम टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन बना रहे हैं, ठीक है। वाटर जब हम 1 लीटर ले रहे हैं, तो 1 लीटर वाटर के लिए 2.5 ग्राम सॉल्ट ऐड किया जाता है, और शुगर कितना ऐड किया जाता है, 27 ग्राम। 1 लीटर के लिए बात हो रही है। और अगर आपको इससे कम लेना है, फॉर एग्जांपल आपको 500 ml लेना है, तो आप ये क्वांटिटीज़ को हाफ कर लेंगे, तो आप कम अमाउंट बना पाएंगे ORS का, ठीक है। तो ये कंपोजिशन होता है हमारा ORS का, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेसिफाइड अमाउंट शुगर और सॉल्ट का ऐड किया जाता है, ठीक है। अगर आप इससे कुछ चेंज कर देंगे, इसका कंपोजिशन चेंज कर देंगे, आपने सॉल्ट बहुत ज़्यादा डाल दिया, वाटर कम डाला, तो भी मतलब कंपोजिशन चेंज हो जाएगा, और वो जो बनेगा वो ORS नहीं बनेगा। इन अदर वर्ड्स, वी कैन नॉट फ्रीली एड एनी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट of salt and sugar to the fixed amount of water to make ORS। ORS बनाने के लिए एक फिक्स अमाउंट ही ऐड किया जाता है तीनों चीज़ों का। Let us take another example। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन को। When a farmer sprays pesticides on their crops, they must mix the right amount of pesticides with a fixed amount of water to prepare a solution। तो यहाँ पे जो पेस्टिसाइड्स डाला जाते हैं वो ऐसे डायरेक्टली नहीं डाले जाते हैं, पेस्टिसाइड्स को सबसे पहले वाटर में मिक्स किया जाता है और एक सॉल्यूशन बनाया जाता है।
तो वो पेस्टिसाइड का भी एक फिक्स्ड अमाउंट ऐड किया जाता है वो फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में, ठीक है। इफ दे डू नॉट डू सो व्हाट इज लाइकली टू हैपन, तो अगर फार्मर ने ऐसा नहीं किया, फिक्स्ड अमाउंट नहीं डाला फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर में पेस्टिसाइड का, तो क्या होगा? टू लिटिल पेस्टिसाइड्स मे नॉट प्रोटेक्ट द क्रॉप्स, तो वहाँ पे अगर प्रॉपर पेस्टिसाइड्स नहीं डाले गए प्रॉपर अमाउंट में, तो वहाँ पे जो है क्रॉप्स प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी। वाइल टू मच कैन डैमेज द क्रॉप, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में पेस्टिसाइड्स डाल दिया वाटर में, तो उसके कारण जो है क्रॉप यानी कि जो फसल है वो भी पूरी ख़राब हो जाएगी, सॉइल भी ख़राब हो जाएगी, ठीक है, और इन्वायरमेंट को भी डैमेज हो सकता है। कैन यू थिंक ऑफ अनदर सच एग्जाम्पल, क्या और एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं? द राइट प्रपोर्शन इज ऑलवेज इसेंशियल व्हेन प्रिपेयरिंग अ सॉल्यूशन, तो राइट प्रपोर्शन का होना बहुत ज़रूरी है, राइट क्वांटिटी का होना ज़रूरी है एक सॉल्यूशन बनाने के लिए। सो द राइट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन इज टर्म्ड एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ पे लिखी गई है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की, इसको आप अंडरलाइन या हाईलाइट कर लीजिएगा। इसका मतलब ये है कि एक करेक्ट अमाउंट सॉल्यूट का हमको डिज़ोल्व करना होता है एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, और एक जो सॉल्यूशन हमको प्रिपेयर करना होता है, तो जो करेक्ट अमाउंट हम डिज़ोल्व करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, उसी को सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहा जाता है। अंडरस्टैंडिंग द कंसंट्रेशन इज एसेंशियल नॉट ओनली इन साइंस लेबोरेटरीज बट ऑल्सो इन एवरीडे लाइफ, तो ये जो कंसंट्रेशन है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, सिर्फ साइंस में ही समझना ज़रूरी नहीं है लेबोरेटरीज में, बल्कि एवरीडे लाइफ में भी कंसंट्रेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि हम बात करें मेडिसिन की, एग्रीकल्चर की, फूड, कॉस्मेटिक्स, और इवन वाइल मेकिंग अ सिंपल कप ऑफ टी, तो इन सभी में ही प्रॉपर कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अगर हम कोई मेडिसिन भी प्रिपेयर करते हैं तो उसमें प्रॉपर कंपोजिशन होता है कि इतना अमाउंट, कौन कौन सा अमाउंट में क्या क्या सब्सटेंसेस होने चाहिए, वो सारे इंग्रेडिएंट्स की एक फिक्स्ड क्वांटिटी होती है जो कि जब बनाई जाती है मेडिसिन तो उसका ध्यान रखा जाता है। एग्रीकल्चर में भी इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कंपोजिशन का, फूड, कॉस्मेटिक्स में, इवन जो हम चाय बनाते हैं घर पे उसमें भी हमको प्रॉपर अमाउंट सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डालना होता है। यहाँ पे हम सॉल्यूट क्या ले रहे हैं? चाय पत्ती। चाय बनाने के लिए चाय पत्ती क्या होगी? सॉल्यूट होगी। तो अगर आप बहुत ज़्यादा डाल देंगे चाय पत्ती तो बिल्कुल टेस्ट ख़राब हो जाएगा आपकी चाय का, और अगर आप कम डालेंगे तो इतना टेस्ट नहीं आएगा। तो एक प्रॉपर कंपोजिशन होना चाहिए वहाँ पे चाय पत्ती का भी, और उसमें आपको करेक्ट अमाउंट ऑफ मिल्क भी डालना होता है, ठीक है, तभी आपकी प्रॉपर एक टी तैयार होती है। तो ये जो टी बनाने की प्रोसेस या फिर जो दूसरी हमारी एवरीडे लाइफ में जो डिफरेंट डिफरेंट मतलब कंसंट्रेशन का यूज़ किया जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बनाए जाते हैं हमारी एवरीडे लाइफ में भी। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ डू वी एक्सप्रेस कंसंट्रेशन। अब कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है? लेट अस नाउ एक्सप्लोर द डिफरेंट वेज टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अलग अलग तरीके से हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं एंड अंडरस्टैंड वेयर एंड व्हाई ईच मेथड इज मोर सूटेबल। कहाँ और कैसे ये मेथड सूटेबल होती है उस बारे में भी हम समझेंगे। कलेक्ट सम कमर्शियल पैकेज्ड प्रोडक्ट, फिगर 5.4 में जो दिए हैं, एंड नोट डाउन द इंफॉर्मेशन गिवन इन ईच आइटम। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं फिगर 5.4 में, ये फिगर 5.4 है, यहाँ पे आपको ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स दे रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको इनका, जैसे आप मिल्क पाउडर खरीद के लाए तो मिल्क पाउडर के पैकेट पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, वहाँ पे कितनी क्वांटिटी में क्या चीज़ डली है उसमें वो लिखा होता है। कोई सा भी प्रोडक्ट अगर आप मार्केट से लाते हैं तो सभी पे ये लिखा होता है। तो यहाँ पे कुछ न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन होती है कि इसमें क्या क्या है, मिल्क पाउडर में फैट है, शुगर है, फाइबर है, प्रोटीन है, सोडियम है, इन सभी की क्वांटिटीज़ यहाँ पे लिखी है एवरेज पर 100 ग्राम के लिए, ठीक है। 100 ग्राम का अगर ये पैकेट है तो उसमें फैट कितना होगा? 26 ग्राम होगा, शुगर कितनी होगी? 49 ग्राम होगी, फाइबर 0, प्रोटीन 15.5 एंड सोडियम 0.8। तो यहाँ पे ये क्या लिखा है? कंपोजिशन लिखा है डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस का, इंग्रेडिएंट्स का।
ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो इन्फ्यूजन बॉटल होती है, ग्लूकोज इंट्रावेनस इन्फ्यूजन बॉटल, जब भी कोई पेशेंट एडमिट होता है हॉस्पिटल में तो ये बॉटल चढ़ाई जाती है, ग्लूकोज की बॉटल है ये। तो इसका भी कंसंट्रेशन दिया होता है, तो ये कितना कंसंट्रेशन दिया है, 5% वेट बाय वॉल्यूम इसका कंसंट्रेशन है। तो ईच बॉटल ऑफ 500 ml की अगर ये बॉटल है तो इसमें ग्लूकोज कितना होगा, 25 ग्राम होगा, और इसमें कुछ दूसरे भी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या तैयार हुआ हो गया, 5% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन तैयार हुआ है, इसलिए यहाँ पे इसकी कंसंट्रेशन मेंशन्ड होता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिखा है वाइट विनेगर। ठीक है, तो विनेगर क्या होता है, वाटर में जब एसिटिक एसिड को ऐड करते हैं तो विनेगर बनता है। तो यहाँ पे 100 ml विनेगर की बॉटल है जिसमें 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम क्या है, एसिटिक एसिड है, तो ये इसका कंसंट्रेशन यहाँ पे मेंशन्ड है। तो यहाँ पे कंपोजिशन दिया गया है कमर्शियली पैकेज्ड प्रोडक्ट का, मिल्क पाउडर, ग्लूकोज सॉल्यूशन और विनेगर का। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं क्या लिखा है, द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन सेवरल वेज। सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिफरेंट तरीके से अलग अलग वेज में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। अ कॉमन वन बीइंग द परसेंटेज विच वी डिस्कस्ड हियर। जो हमने परसेंटेज वाला देखा, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इस तरीके से भी कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस किया जाता है। यू विल लर्न अबाउट अदर मेथड्स इन हायर ग्रेड्स। बड़ी क्लासेस में जब आप जाएंगे, जब आप और दूसरे मेथड्स जानेंगे कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करने के। अब जो 3 मेन वेज हैं जिसमें हम मतलब जिसके थ्रू हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो क्या है, सबसे पहला जो वे है वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम परसेंटेज m/m लिखते हैं, या फिर परसेंटेज वेट बाय वेट लिखते हैं। ठीक है, मास बाय मास बोलो या फिर वेट बाय वेट बोलो, एक ही बात है। इस मेथड में क्या किया जाता है, ये बहुत कॉमनली यूज की जाने वाली मेथड है जिसमें हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, स्पेशली जो होमोजीनियस मिक्सचर्स है, उसको एक्सप्रेस करते हैं इस मेथड से। ये हमको बताती है कि हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट आर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ टोटल सॉल्यूशन। तो अगर टोटल सॉल्यूशन 100 ग्राम का है तो उसमें कितने ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है, ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं मास बाय मास परसेंटेज मेथड से। तो इसको हम एक्सप्रेस करते हैं मैथमेटिकली, मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये आपको लर्न करना है, जब भी आपको मास बाय मास परसेंटेज निकालना है तो आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, जिसमें हम सॉल्यूट का मास ऊपर न्यूमरेटर में लिखते हैं और डिनोमिनेटर में लिखते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन, और उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये मेथड जो है एक्सप्रेस करने में यूज होती है कंसंट्रेशन को, एंड इज यूज फॉर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका यूज किया जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर का कंसंट्रेशन पता करने के लिए, जैसे कि जो मिल्क पाउडर है, ठीक है, सच एज मिल्क पाउडर एंड स्पाइस मिक्सचर्स जो हमने देखा था। तो यहाँ पे बेसिकली मास बाय मास निकाला जाता है, जो हमने मिल्क पाउडर वाला केस देखा था, और जो स्पाइस मिक्सचर्स होते हैं उनमें भी ये मेथड यूज की जाती है कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज टू लेबल द कंपोजिशन ऑफ पैकेज्ड फूड। ये यूज किया जाता है इस मेथड का, ताकि लेबल पे करेक्ट कंपोजिशन हम लिख सके पैकेज्ड फूड का, और उसमें हम बता सके कि कितना अमाउंट सॉल्ट, शुगर, प्रोटीन प्रेजेंट है, और जो दूसरे सब्सटेंसेस हैं उनका क्या करेक्ट कंपोजिशन है वो फाइंड आउट करने में ये मेथड का यूज किया जाता है। अब एक एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। इफ 10 ग्राम ऑफ salt 10 gram of salt is dissolved in 90 gram of water, calculate the mass by mass percentage of the solution formed। अब अगर आपने क्या किया, एक बीकर लिया, उसमें आपने 90 ग्राम क्या ऐड कर दिया, 90 ग्राम आपने ऐड कर दिया वाटर, ठीक है, और उसमें आपने 10 ग्राम क्या ऐड करा, 10 ग्राम आपने लेट से यहाँ पे ऐड करा सॉल्ट, ठीक है, 10 ग्राम सॉल्ट ऐड कर दिया। तो आपको कैलकुलेट करना है मास बाय मास परसेंटेज, ये जो सॉल्यूशन बना है इसके लिए।
तो इसके लिए आप सबसे पहले जो गिवन है वो लिखेंगे कि मास ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, सॉल्ट, ठीक है, तो वो कितना है 10 ग्राम। सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, वाटर, तो मास ऑफ वाटर ब्रैकेट में सॉल्वेंट लिखेंगे 90 ग्राम। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे सॉल्यूशन का मास निकालेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में हमको क्या पुट करना होता है, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन पुट करना होता है। तो सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए सॉल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास को हम प्लस कर देंगे तो हमको पूरे सॉल्यूशन का मास मिल जाएगा। तो 10 ग्राम सॉल्यूट था और सॉल्वेंट 90 ग्राम था, तो टोटल सॉल्यूशन बना हमारा 100 ग्राम। सो मास बाय मास परसेंटेज में हम जब वैल्यूज पुट करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूट क्या था 10 ग्राम और मास ऑफ सॉल्यूशन क्या था 100 ग्राम्स। फिर फॉर्मूले में 100 जो था वो पुट कर दिया, तो हमको क्या आंसर मिलेगा, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, तो हमको सिर्फ क्या मिला 10% मिला, ग्राम से ग्राम भी कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आएगा वो 10% मास बाय मास आया, या फिर 10% वेट बाय वेट भी इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या आ गया, कंसंट्रेशन हमने पता कर लिया इस सॉल्यूशन का, ठीक है। तो इस तरीके से कंसंट्रेशन निकाला जाता है बाय यूजिंग मास बाय मास परसेंटेज फॉर्मूला। दूसरा जो तरीका है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का, वो है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको एक्सप्रेस किया जाता है, लिखा जाता है परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम, यानी कि परसेंटेज m बाय v, या फिर इसको ऐसा भी लिखा जाता है परसेंटेज वेट बाय v। वेट बोलो या मास बोलो एक ही बात है। अब इसमें क्या बोला है कि ये जो मेथड है ये यूज किया जाता है वॉल्यूम निकालने के लिए। किसी भी लिक्विड का जब हमको वॉल्यूम मेजर करना होता है तो वो इस मेथड के थ्रू निकाला जाता है, ठीक है। उसका वॉल्यूम निकाला जाता है क्योंकि वॉल्यूम निकालना ईजियर होता है उसको वेट करने से। फॉर एग्जाम्पल इन मेडिसिन एंड लेबोरेटरीज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन। जो 5% ग्लूकोज सॉल्यूशन हमने यहाँ देखा था तो वो बनाया कैसे जाता है। इट टेल्स अस हाउ मैनी ग्राम ऑफ द सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन में कितना ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है। सॉल्यूट यहाँ पे क्या हो गया, ग्लूकोज, और सॉल्वेंट क्या हो गया, वाटर। तो इसको मैथमेटिकली किस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को, तो उसका एक फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, जिसमें हम मास अपॉन सॉल्यूट को डिवाइड करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से और मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। अब इसको भी एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। तो लेट्स से आपने 5 ग्राम शुगर ली, उसको वाटर में डिजोल्व करा और आपने क्या बना लिया, एक 100 ml सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। सो हमको यहाँ पे कंसंट्रेशन पता करना है इन मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इसको बहुत ध्यान से समझना होगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आंसर के लिए आपको सबसे पहले लिखना है मास ऑफ ग्लूकोज यानी कि मास ऑफ सॉल्यूट जो कि है 5 ग्राम, और जो वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का वो क्या है 100 ml। टोटल मतलब 100 ml हमको सॉल्यूशन बनाना है। तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में हम मास अपॉन सॉल्यूट रखेंगे 5 ग्राम, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ml, और 100 फॉर्मूले में जो था वो, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ओनली 5%। तो 5% मास बाय वॉल्यूम आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारा जो बना पूरा सॉल्यूशन उसका कंसंट्रेशन कितना आया, 5% मास बाय वॉल्यूम आया। अब तीसरा तरीका जो है कंसंट्रेशन पता करने का वो क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज v बाय v से। ये जो मेथड है वो यूज़ की जाती है जब दो मिक्सिबल लिक्विड्स को मिक्स किया जाए। मिक्सिबल मतलब जो अच्छी तरीके से एक दूसरे में घुल जाए, मिक्स हो जाए, उसको बोलते हैं मिक्सिबल। तो दो मिक्सिबल लिक्विड्स को जब मिक्स किया जाता है तो ये मेथड यूज़ की जाती है। जैसे एग्जांपल हम देखें परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स और विनेगर जो बनाया जाता है उसमें इस मेथड का यूज़ किया जाता है कंसंट्रेशन फाइंड आउट करने के लिए। ये आपको फिगर 5.4c में जो हमने देखा था ये विनेगर वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे v बाय v आपको देखने को मिला था। तो ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम में इसको कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है। द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज टेल्स अस हाउ मैनी मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। और इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस किया जाता है इसका भी एक फॉर्मूला होता है। सो ये फॉर्मूला भी आपको याद कर लेना है। सो वॉल्यूम
वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको भी एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। लेट्स से इफ 1 ml ऑफ लिक्विड पेस्टिसाइड इज मिक्स्ड विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर। एक मतलब पेस्टिसाइड बनाना है तो जिसमें हमने लिक्विड पेस्टिसाइड लिया 1 ml और उसमें उसको वाटर में अच्छी तरीके से डिसॉल्व कर दिया, मिक्स कर दिया, और पूरा जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया वो कितना था 100 ml पेस्टिसाइड स्प्रे हमने तैयार कर लिया राइस की क्रॉप पे डालने के लिए। तो हमको यहाँ पे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से इसका कंसंट्रेशन फाइंड आउट करना है सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ पेस्टिसाइड यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉल्यूट, तो वो कितना लिया हमने 1 ml, और सॉल्यूशन जो टोटल प्रिपेयर किया टोटल वॉल्यूम क्या था सॉल्यूशन का 100 ml, तो हमने इस फॉर्मूले में पुट कर दिया 100 ml वॉल्यूम जो था सॉल्यूट का था और 1 ml सॉल्यूट का वॉल्यूम था और 100 ml सॉल्यूशन का वॉल्यूम था। उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे हमको क्या मिला 1% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इसका कंसंट्रेशन मिला। तो इस तरीके से आप कोई से भी मतलब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी दिया है। एक सलाइन ड्रिप जो होती है हॉस्पिटल में, यूजुअली वो क्या होती है जो सलाइन यानी कि सोडियम क्लोराइड की जो बॉटल चढ़ाई जाती है इन्फ्यूजन, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन जिसको कहा जाता है, उसमें क्या होता है सोडियम क्लोराइड होता है जिसको हम सॉल्ट बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में। तो सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है और ये क्या इसमें जो कंसंट्रेशन होता है सॉल्ट का वो होता है 0.9 ग्राम और टोटल 100 ml सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व करते हैं तो क्या बनता है एक सेलाइन सॉल्यूशन बनता है। तो इसको बोलते हैं 0.9% सेलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसको वेट बाय वॉल्यूम में इसको एक्सप्रेस किया जाता है और ये सेफ होता है ब्लड के लिए क्योंकि डायरेक्टली हम ब्लड में इसको डालते हैं, इंट्रावेनसली इन्फ्यूज़ किया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है ये एंड रिप्लेसेस लॉस्ट फ्लूइड इन द बॉडी। ठीक है, और जो हमारा लॉस्ट फ्लूइड है उसको ये आसानी से रिप्लेस कर पाता है। तो उसका करेक्ट कंपोजिशन होना बहुत ज़रूरी है। जो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम है यही होना चाहिए इसका कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो ये हमको हार्म भी कर सकता है। सो इसको बहुत ध्यान से प्रिपेयर किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। ठीक है, सो ये थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी हमने पढ़ लिया। अब यहाँ पे एक नोट दिया है कॉमनली यूज्ड यूनिट इन इंडस्ट्रीज इज वेट बाय वेट परसेंटेज। तो इंडस्ट्री में क्या होता है वेट को वेट बाय वेट परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है कंसंट्रेशन को। एज द वेट एंड मास आर जनरली यूज इंटरचेंजेबली। तो वेट और मास मतलब एक ही बात है, इनका यूज़ किया जाता है। न्यूमेरिकली इसको लिखा जाता है परसेंटेज मास बाय मास या फिर परसेंटेज वेट बाय वेट आर इक्वल टू ईच अदर। तो दोनों ही मास या वेट बोलो दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या होती है। सो यू हैव लर्न दैट a maximum amount of solute that dissolved in the fixed quantity of solvent is called its solubility। यहाँ पे solubility की definition दी गई है। सबसे पहले तो आपको इसको highlight कर लेना है कि solubility क्या होती है। तो solubility का मतलब होता है एक मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट का जो हम डिजॉल्व करते हैं फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, उसी को उसकी solubility कहा जाता है। और यूजुअली यहाँ पे जो सॉल्वेंट लिया जाता है वो 100 ml या फिर 100 ग्राम लिया जाता है। तो एक फिक्स्ड मैक्सिमम अमाउंट कितना हम उस पर्टिकुलर 100 ml में डिजॉल्व कर सकते हैं सॉल्यूट का, उसी को उसकी solubility कहा जाता है और ये गिवन टेम्परेचर पे ये प्रोसेस होती है। A solution that cannot dissolve any more solute at that temperature is called saturated solution। हम यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दी गई है सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट नहीं ऐड कर सकते एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। तो देखो इसको मैं आप एग्जांपल से समझाती हूँ। आपको लेना है एक ग्लास लेना है, आपके घर पे ग्लास इजीली मिल जाएगा आपको। सो आपको एक ग्लास लेना है। ठीक है, ग्लास लेने के बाद आपको उसमें वाटर ऐड करना है। ठीक है, तो हाफ आप उसको वाटर से फिल कर लेंगे। फिर आपको लेना है शुगर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या ऐड करनी है, इसमें शुगर ऐड करनी है और शुगर की आप 1 चम्मच डालेंगे फिर डिज़ोल्व करेंगे तो वो कम्प्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगी। फिर आप उसकी दूसरी स्पून डालेंगे शुगर की तो फिर उसको डिज़ोल्व करेंगे तो वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी। तीसरी डालेंगे वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी। पर आप जब
3-4 चम्मच और डालेंगे तो वो शुगर डिज़ोल्व होना बंद कर देगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो चुका है, सॉल्यूशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि पर्टिकुलर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हमने इसमें डाल दिया है, इससे ज़्यादा हम सॉल्यूट इसमें नहीं ऐड कर सकते। अगर ऐड करेंगे भी तो भी वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को ही सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें हम और ज़्यादा सॉल्यूट को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के बाद हम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। Why do we mention the temperature? तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही ये करना होता है। तो टेम्परेचर क्यों मेंशन किया जाता है? दिस इज बिकॉज द सॉल्युबिलिटी ऑफ solid solute in a liquid solvent generally increases with temperature। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है ये। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं वैसे वैसे जो है सॉल्युबिलिटी बढ़ती है सॉलिड सॉल्यूट की। अब देखो यहाँ पे हमने नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे जब ग्लास में डिज़ोल्व करने की कोशिश करी तो शुगर डिज़ोल्व नहीं हुई। अब अगर आप क्या करेंगे, इसको एक कंटेनर में रख के, इसी सॉल्यूशन को एक कंटेनर में रखेंगे और यहाँ पे आप उसको क्या करेंगे, गैस पे रख देंगे। ठीक है, गैस पे हीट कर देंगे तो यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन का टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो अगर आप इसमें सॉल्यूट ऐड भी कर रहे हैं, शुगर ऐड भी कर रहे हैं, 3 चम्मच के आगे 4 चम्मच भी आपने डाल दी शुगर, 5 चम्मच भी डाल दी और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो आसानी से डिज़ोल्व हो जाएगी शुगर। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन जाएगी, इसे चाशनी जैसा मिक्सचर बन जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे जो है सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट की क्या हो रही है, यहाँ पे बढ़ रही है। ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ gases dissolved in liquid, the solubility generally decreases with increase in temperature। यहाँ पे हमने सॉलिड की बात करी, सॉलिड यानी कि हमने यहाँ पे सॉल्यूट ऐड करा था जो कि है शुगर। अब अगर हम गैस की बात करें, अगर हम गैस को डिसॉल्व करेंगे किसी लिक्विड में तो इसका अपोजिट होता है, जो सॉल्युबिलिटी है वो कम होती जाती है टेम्परेचर के बढ़ने पर। ठीक है, जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा, जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो जो गैस है वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगी लिक्विड में। ठीक है, तो ये अपोजिट होता है गैसेस के केस में। अब नेक्स्ट क्या लिखा है, सॉल्युबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज टू सेपरेट सब्सटेंसेस फ्रॉम मिक्सचर। सॉल्युबिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए मिक्सचर्स से। लेट अस एक्सप्लोर इट फर्दर, और एक्सप्लोर करते हैं इसको। यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है, एक्टिविटी 5.2। लेट अस रिप्रेजेंट सॉल्युबिलिटी ग्राफिकली। अब सॉल्युबिलिटी को एक ग्राफ की मदद से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। सो कंसीडर वाटर एज सॉल्वेंट एंड अ कंपाउंड ए एंड बी एज सॉल्यूट। यहाँ पे आपको दो कंपाउंड लेने हैं, दो सॉल्यूट लेने हैं जिसको ए और बी से एक्सप्रेस किया गया है, और वाटर क्या है, सॉल्वेंट लेना है। ईच सब्सटेंस हैज़ डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, और जो दोनों ही सब्सटेंस हैं उनकी अलग अलग सॉल्युबिलिटी है। ठीक है, कंपाउंड ए की अलग है, कंपाउंड बी की अलग है। A graph of solubility versus temperature is called solubility curve। अब ये जो है जिसमें आप एक तरफ टेम्परेचर लेते हैं और एक तरफ मतलब एक्स एक्सिस पे आपको टेम्परेचर लेना है और वाई एक्सिस पे आप क्या लेते हैं, सॉल्युबिलिटी लेते हैं। तो इसको पूरे ग्राफ को क्या कहा जाता है, सॉल्युबिलिटी कर्व कहा जाता है, सॉल्युबिलिटी कर्व कहा जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी कर्व है ए और बी के लिए, एज सॉल्यूट इज शोन इन फिगर, ये फिगर 5.6 में आपको ये कर्व शो किया गया है, सॉल्युबिलिटी कर्व फॉर कंपाउंड ए एंड बी इन वाटर। तो एक्स एक्सिस पे क्या शो किया गया है, टेम्परेचर शो किया गया है जो डिग्री सेल्सियस में है, और वाई एक्सिस पे शो किया गया है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स पर, मतलब हर 100 ग्राम ऑफ वाटर में कितना ग्राम सॉल्यूट है वो यहाँ पे शो किया गया है वाई एक्सिस में। So based on the information from the above graph, predict which of the two compound A and B can dissolve more in the given amount of water at a given temperature। तो आप इस सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, कंपाउंड ए की अगर हम बात करें तो कंपाउंड ए में जो जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ा रहे हैं हम, तो टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पे सॉल्युबिलिटी क्या हो रही है, टेम्परेचर के इंक्रीज करने पे बढ़ रही है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी ऐसी बढ़ता हुआ आपको ग्राफ दिखाई देगा, और यहाँ पे जो कंपाउंड बी है वहाँ पे इस तरह का कर्व्ड ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि 20 डिग्री जब टेम्परेचर था
तो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी थी, 20 डिग्री पे सॉल्युबिलिटी थी 200 ग्राम्स पर 100 वाटर, ठीक है, पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में। और जब आपने और टेम्परेचर इंक्रीज करा 60 डिग्री तक जब टेम्परेचर गया तो उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आई, 287 आई, ठीक है। सो जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे फिगर 5.6 को, तो हमको उसके बेसिस पर फिल करना है ब्लैंक्स को। सो द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड ए इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या मतलब 20 डिग्री सेल्सियस पे जो सॉल्युबिलिटी है कंपाउंड ए की, तो वो सॉल्युबिलिटी 60 डिग्री से क्या है, लेस देन है, मोर देन है या सिमिलर है। यहाँ पे आएगा आपका लेस देन, ठीक है, तो वो क्या है, लेस देन है। कैसे, देखो आप 20 डिग्री पे देख सकते हैं सॉल्युबिलिटी कितनी आ रही है, यहाँ पे आ रही है लगभग यहाँ 40 के आसपास, ठीक है। और जब आप देखेंगे 60 डिग्री सेल्सियस पे, तो यहाँ पे आपकी सॉल्युबिलिटी कितनी आ रही है, 50 आ रही है, ठीक है। सो यहाँ पे 60 पर अगर हम देखें तो 60 पर आ रही है 50, ठीक है। तो 50 क्या है, बड़ा है, तो 20 पे क्या है, लेस देन है 60 से, ठीक है। तो लेस देन आएगा यहाँ पे। और सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी एट 20 डिग्री सेल्सियस इज लेस देन, मोर देन और सिमिलर टू द सॉल्युबिलिटी एट 60 डिग्री। अब यहीं पे हम कंपाउंड बी की अगर बात करें 20 डिग्री सेल्सियस पे, तो 20 डिग्री सेल्सियस पे हम कंपाउंड बी देखें, सो ये यहाँ पे इसकी सॉल्युबिलिटी आ रही है 200, और 60 डिग्री पे कितनी आ रही है, 60 डिग्री पे आप देख सकते हैं जब आप इसको ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पे 287 आ रही है, तो 20 डिग्री पे कम है, तो यहाँ पे क्या आएगा, लेस देन। नेक्स्ट क्या लिखा है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ डैश इंक्रीजेज मोर देन ऑफ डैश विथ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो किसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, कंपाउंड बी बढ़ रही है, ठीक है, ज्यादा बढ़ रही है एज कंपेयर टू कंपाउंड ए। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। What do you think will happen if you make a saturated solution in the higher temperature and cool it slowly? Let us find out. तो अगर आपने क्या करा, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया और उसमें हायर टेम्परेचर पे उसको बनाया और फिर उसको अगर ठंडा कर दिया तो क्या होगा, अब इस बारे में अब हम पढ़ते हैं इस वाले टॉपिक में। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर्स, ठीक है। तो कौन कौन सी ऐसी मेथड्स हैं होमोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करने की। अभी तक हमने ये पढ़ा था कि एक होमोजीनियस मिक्सचर जो हमने तैयार कर लिया, जिसमें कम्प्लीटली जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है एक दूसरे में अच्छी तरीके से मिक्स हो गए हैं और एक जैसा उनका कंपोजिशन है, तो उनको कैसे अलग किया जा सकता है। अब अगर आप एग्जाम्पल देखें, सो आपने बना लिया यहाँ पे सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन। अब आपको सॉल्ट अलग करना है और वाटर अलग करना है, तो क्या ये पॉसिबल है, तो यस ये पॉसिबल है। तो वही हम पढ़ने वाले हैं आज की इस वीडियो में, यानी कि इस टॉपिक में, जो कि पढ़ेंगे हम क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, सो क्रिस्टलाइजेशन पढ़ते हैं। सो यू कैन लर्न, यू हैव लर्न टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं वो आपने जाना। इफ you take a saturated solution of compound B in water at 60 degrees Celsius, prepared by dissolving 287 gram of compound B in 100 ग्राम ऑफ वाटर। अभी हमने जो ग्राफ देखा था उसमें जब हमने कंपाउंड बी का सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया था 60 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो 60 डिग्री सेल्सियस पे उसकी सॉल्युबिलिटी कितनी आई थी कंपाउंड बी की, 287 ग्राम आई थी पर 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। सो क्या होगा, व्हाट विल हैपन इफ यू ग्रेजुअली कूल इट टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो अगर आप उसको कूल कर देंगे, सॉल्यूशन को 40 डिग्री तक लेके आएंगे, जैसा कि हमने इसमें देखा था, इसको कूल करने पे जब पहले 60 पे इतना था, जब उसको ठंडा कर दिया तो ठंडे करने पे हमको 40 डिग्री पे कितनी उसकी सॉल्युबिलिटी आई थी, उसकी सॉल्युबिलिटी आई थी 241, ठीक है। सो 240 इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो गई थी, कम हो गई थी। द सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड बी 241 आई थी, 241 ग्राम पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस।
It implies that only 241 gram of compound B can remain in the solution and the rest of it will separate out as a pure solid. तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो 241 ग्राम जो था पूरे कंपाउंड बी का, तो वही सॉल्यूशन में रह गया और बाकी का जो अमाउंट था सॉल्यूट का कंपाउंड बी का, वो प्योर सॉलिड के फॉर्म में क्या हो गया, अलग हो गया, क्रिस्टल्स के फॉर्म में वो सेपरेट हो जाता है। तो अब क्रिस्टल्स क्या होते हैं, क्रिस्टल्स सॉलिड होते हैं जो कि बनते हैं पार्टिकल्स से, और ये पार्टिकल्स अरेंज होते हैं एक रेगुलर ज्योमेट्रिक पैटर्न में, और क्या बनाते हैं, इस तरीके से क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, सो यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड many such types of crystals in everyday life. एवरीडे लाइफ में आपने बहुत सारे टाइप्स के क्रिस्टल्स देखे होंगे, जैसे कि एक एग्जांपल है रॉक सॉल्ट क्रिस्टल्स। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, रॉक सॉल्ट क्रिस्टल्स को आपको फिगर में बताया गया है। ठीक है, शुगर क्रिस्टल्स आपने देखे होंगे इस तरीके से, और रॉक सॉल्ट आपने देखा होगा आपके घर में भी, जिसको कॉमनली कहा जाता है हिंदी में सेंधा नमक। ठीक है, तो जिसको रॉक सॉल्ट कहते हैं, तो रॉक सॉल्ट कैसे क्रिस्टल्स आपको दिखाई देंगे जब आप देखेंगे उसको, और शुगर क्रिस्टल्स तो सबने देखे ही है। दैट ग्रो वाइल मेकिंग कैंडी शुगर कॉल्ड मिश्री इन हिंदी। मिश्री बेसिकली क्या है, इस तरह का जो शुगर क्रिस्टल्स ही है। ठीक है, जो मिश्री आपने खाई होगी घर में भी। स्नोफ्लेक्स भी क्या है, एक टाइप के क्रिस्टल्स हैं जो कि बनते हैं व्हेन वाटर वेपर फ्रीजेस इन द एयर। जब वाटर वेपर एयर में जम जाते हैं ठंडाई की वजह से, तो वो क्या बना लेते हैं, स्नोफ्लेक्स बना लेते हैं। इवन फ्रॉस्ट ऑन विंडो इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर वेपर्स टर्न्स इनटू आइस क्रिस्टल्स। तो जो फ्रॉस्ट जम जाती है हमारी विंडोज में, जब मतलब अगर आप कोई से ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ पे स्नोफॉल होती है, तो वहाँ पे जो ठंडाई बहुत ज़्यादा होती है, तो जो वाटर वेपर्स जो होते हैं वो आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और फ्रॉस्ट आ जाती है विंडोज़ पर। सो वो जो है वो क्या है, आइस के क्रिस्टल्स होते हैं। दिस इज हाउ क्रिस्टल्स फॉर्म्स नेचुरली। इस तरीके से क्रिस्टल्स बनते हैं नेचुरली। और लेबोरेटरीज में जब हमको क्रिस्टल्स बनाने होते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। अब क्रिस्टलाइजेशन क्या है, क्रिस्टलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग क्रिस्टल्स फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। तो जब हम एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन की मदद से क्रिस्टल्स बनाते हैं, उसको क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। दिस मेथड कैन बी यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ टू सॉलिड्स। दो सॉलिड्स को सेपरेट करने के लिए मेथड का यूज किया जाता है, जिसमें in which one of the compound is present in small quantity and both are soluble in same solvent। जिसमें जो compounds हैं, जिसमें एक compound ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है और एक स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, और दोनों ही एक ही सेम सॉल्वेंट में डिसॉल्व होते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। दिस मैथड कैन ऑल्सो बी यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स को जब हमको प्योरीफाई करना होता है, तो ये मैथड का यूज़ किया जाता है। The principle of purification by crystallization is based on the differences of solubility। तो ये जो प्रिंसिपल है प्यूरिफिकेशन ऑफ बाय क्रिस्टलाइजेशन, ये बेस होता है उनकी सॉल्युबिलिटी पर, कि जो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेज हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होती है डिफरेंट टेम्परेचर्स पर। तो चलो अब हम एक क्रिस्टल बनाते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं, उसमें क्रिस्टल हम फॉर्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, कलेक्ट करना है एक सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट। ठीक है, जिसको ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं। तो आपको एक सैंपल लेना है कॉपर सल्फेट का। अगर कॉपर सल्फेट अवेलेबल नहीं है, यू कैन यूज़ कॉमन सॉल्ट। हमारे घर में जो नॉर्मल सॉल्ट रहता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेफ्टी आपको ध्यान रखनी है कि कॉपर सल्फेट जो है टॉक्सिक होता है, ख़तरनाक होता है। तो ये जो एक्टिविटी है किसी एक अडल्ट के सुपरविजन के अंडर ही आपको करना है। कोई बड़े इंसान का होना वहाँ पे ज़रूरी है। एक्टिविटी कर रहे हो अगर आप कॉपर सल्फेट से, तो और अकेले नहीं करना है। एंड डू नॉट टच इट विथ योर बेयर हैंड्स। आपके हाथों से उसको टच नहीं करना है, आपको ग्लव्स यूज़ करना है ये एक्टिविटी करने से पहले। फिर आपको क्या करना है, 1 ग्राम लेना है कॉपर सल्फेट का, जिसको कॉमनली CuSO4 बोलते हैं। ठीक है, इसका मोलिकुलर फार्मूला होता है CuSO4। सो 1 ग्राम कॉपर सल्फेट लेना है और आपको 100 ml बीकर में उसको डाल देना है। ये बीकर लिया आपने।
ठीक है। ये बीकर लिया, उसमें 100 ml क्या ऐड कर दिया, मतलब 100 ml क्वांटिटी का बीकर लेना है जिसमें आपको 1 ग्राम कॉपर सल्फेट डालना है और 25 ml यहाँ पे वाटर ऐड करना है यहाँ पे। फिर आपको कुछ ड्रॉप्स डालने हैं सल्फ्यूरिक एसिड के। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4। ठीक है, कुछ ड्रॉप्स आपने इसमें क्या डाल दिए, सल्फ्यूरिक एसिड के डाल दिए, और फिर जेंटली उसको मिक्स करना है वाटर बाथ में वाइल स्टरिंग कॉन्स्टेंटली। अब ये वाटर बाथ क्या होता है, सो देखो, वाटर बाथ के लिए आपको इस तरह का कंटेनर लेना होता है। ये आप देख सकते हैं, ये वाटर बाथ का कंटेनर होता है जिसमें आपको पानी डालना है। उसको फिर आपको एक बर्नर के ऊपर रखना है, ये ट्राइपॉड स्टैंड लगा करके, और यहाँ पे पानी को गर्म होने देना है। फिर पानी गर्म होने के बाद आपको ये बीकर जिसमें हमने वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड और कॉपर सल्फेट ऐड किया था वो यहाँ पे रख देना है, और यहाँ पे ये ग्लास रॉड की मदद से कंटिन्यूसली सॉल्यूशन को स्टर करना है, मतलब हिलाना है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, हेल्प करता है प्योर क्रिस्टल्स बनाने में, और यहाँ पे ये अनवांटेड रिएक्शन से ये बचाता है सल्फ्यूरिक एसिड। इस कारण से सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करना होता है, ठीक है, ताकि अनवांटेड रिएक्शन ना हो, जो हमको रिएक्शन करनी है वही हो। फिर सेफ्टी का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे ये एडवाइस किया जाता है दैट अ टीचर शुड ऐड द ड्रॉप ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को आपको बिल्कुल हाथ नहीं लगाना होता है, वो बहुत खतरनाक होता है, वो आपकी पूरी स्किन को भी जला सकता है अगर आपके हाथों पर या कहीं स्किन पे लग जाए तो, और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है वो। तो सल्फ्यूरिक एसिड की ड्रॉप्स आप बोलें आपकी टीचर को डालने के लिए, और सल्फ्यूरिक एसिड को बहुत केयरफुली हैंडल करना होता है क्योंकि वो बहुत खतरनाक है, क्योंकि वो एक एसिड है, ठीक है, कंसनट्रेटेड एसिड है। अब क्या करना है, ग्रेजुअली ऐड मोर कॉपर सल्फेट अंटिल द सॉल्यूशन बिकम सैचुरेटेड। अब आपने यहाँ पे 1 ग्राम कॉपर सल्फेट डाला, उसको अच्छी तरीके से डिजोल्व कर लिया। अब आपको और डालना है कॉपर सल्फेट, कंटिन्यूसली आपको इसमें डालते जाना है अंटिल एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन नहीं बन जाए। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब कॉपर सल्फेट क्या है, यहाँ पे सॉल्यूट है, तो सॉल्यूट डालते जाना है अंटिल द, जब तक कि वो डिजोल्व होना बंद नहीं हो जाए, ठीक है। और जब वो डिजोल्व ना हो तो आपको कॉपर सल्फेट नहीं डालना है। स्लोली आपको कॉपर सल्फेट को ऐड करना है, देन स्टर करना है। फिर आपको क्या करना है, जो हॉट सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ उसको फिल्टर करना है। तो फिल्टर करने के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको एक स्टैंड लेना है और यहाँ पे फनल लेनी है। फनल के नीचे आपको एक खाली बीकर रखना है। फिर आपको इसको कोनिकल फनल बोलते हैं। यहाँ पे आपको जो फिल्टर पेपर है उसको कोन शेप का करना है और यहाँ पे लगा देना है। फिर यहाँ पे ग्लास रॉड लेना है, ग्लास रॉड के ऊपर से आपको सॉल्यूशन को यहाँ पे पोर, जो इनसॉल्युबल इम्प्यूरिटीज थी वो अलग हो जाएगी, ठीक है। हॉट सॉल्यूशन को जब हम फिल्टर करेंगे तो हमको क्या करना है, कलेक्ट इट इन अ क्लीन बीकर एंड कवर इट विद द वॉच ग्लास। तो आपको क्या करना है कि एक क्लीन बीकर लेना है और उसमें उसको कलेक्ट करना है वॉच ग्लास में, ठीक है। यहाँ पे हमको क्रिस्टल्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे आपको जितनी भी इम्प्यूरिटीज है, गंदगी है, वो वहीं यहीं रुक जाएगी और आपको एक अच्छा सॉल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। फिर ये जो सॉल्यूशन आपको मिला उसको फिल्ट्रेट कहेंगे। तो ये फिल्ट्रेट को आप ठंडा होने देंगे और ठंडा होने के बाद जब आप इसको इस तरीके से पोर करेंगे तो आपको मतलब जो वॉच ग्लास है, ये वॉच ग्लास होता है, इसके ऊपर आप जब डालेंगे तो आपको इस तरीके से कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स मिल जाएंगे, ठीक है। द सॉल्यूशन टू कूल स्लोली विदाउट डिस्टर्बिंग इट। आपको उसको सॉल्यूशन को ठंडा करना है यहाँ पे, और इनफ टाइम उसको देना है पार्टिकल्स को इन द सॉल्यूशन टू कम टुगेदर, पार्टिकल्स एक साथ आ जाए ताकि फॉर्मेशन हो जाए लार्ज शाइनी वेल शेप्ड ब्लू कलर्ड क्रिस्टल। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू होता है, इस कारण से हमको ब्लू क्रिस्टल्स मिलते हैं। तो इनको क्रिस्टल्स को फिर फिल्टर करना है, फिर हमको ठंडे पानी से इसको धोना है इन क्रिस्टल्स को, फिर उनको सूखने के लिए छोड़ देना है वॉच ग्लास में। तो इस तरीके से क्रिस्टल्स बनते हैं कॉपर सल्फेट के। तो यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस हमने देखी कि किस तरीके से क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होती है और हमको क्रिस्टल्स मिलते हैं। तो बेसिकली ये पूरी प्रोसेस थी। और नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पे, यू मे ऑल्सो ट्राई।
आप ये भी ट्राई कर सकते हैं। आपको क्या करना है, प्लेस 1 और 2 ml ऑफ सैचुरेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऑन अ स्मॉल ग्लास प्लेट और एन लेमिनेशन शीट। आपको क्या करना है, सैचुरेटेड जो कॉपर सॉल्यूशन हमने प्रिपेयर किया था उसको आपको स्मॉल प्लेट में, ग्लास प्लेट में या फिर लेमिनेशन शीट पर रखना है कुछ समय के लिए, फिर उसको छोड़ देना है कुछ समय के लिए, और फिर उसको थोड़ी देर बाद जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो क्या आपको क्रिस्टल्स देखने को मिले, अगर मिले सो इट इज़ गुड वे टू एक्सप्लेन। ठीक है, सो ये यहाँ पे आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे। क्रिस्टलाइजेशन एक मोस्ट कॉमन टेक्निक होती है प्योर सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए, क्रिस्टल्स फॉर्म करने के लिए। एक होमोजीनियस मिक्सचर से हमने क्रिस्टल्स किस तरीके से बनाए, ठीक है, उसी प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन कहा जाता है। व्हेन न्यू कंपाउंड्स आर प्रिपेयर्ड, जब नए कंपाउंड्स प्रिपेयर किए जाते हैं, दे आर ऑफन अकम्पेन्ड बाय अनवांटेड इम्प्योरिटीज़। ठीक है, तो जब न्यू कंपाउंड बनता है तो उसमें कुछ अनवांटेड इम्प्योरिटीज़ होती है, वो भी क्रिस्टलाइजेशन की हेल्प से क्या होती है, हम जो अनडिजायर्ड इम्प्योरिटीज़ है उसको भी सेपरेट कर सकते हैं और हमारा डिजायर्ड प्योर सब्सटेंस हमको मिलता है। अब एक और एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है, लेट अस डिस्क्राइब अ प्रोसेस। ऑब्जर्व फिगर 5.9। 5.9 जो है इसमें स्टेप्स दी गई है, फॉलोड इन अ सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सॉल्ट किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है, बनाया जाता है फैक्ट्रीज में। सो इट शोज हाउ सॉल्ट क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर। आपने सुना होगा कि जो समुद्र का पानी होता है वहाँ से हमको मिलते हैं सॉल्ट के क्रिस्टल्स, और फिर उसका प्यूरिफिकेशन किया जाता है और नमक बनता है। ठीक है, जो नमक हम हमारे घर में यूज़ करते हैं। कैन यू डिस्क्राइब द प्रोसेस इन योर ओन वर्ड्स? क्या आप इस प्रोसेस को अपने ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो सी वाटर से हमने क्या बनाया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, फिर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने सॉल्ट क्रिस्टल्स बना लिए। जिस तरीके से हमने कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स बनाए थे इसी तरीके से सॉल्ट क्रिस्टल्स भी मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। When we allow a solvent to evaporate to get solute such as salt from the salt solution, तो जो सॉल्वेंट होता है उसको इवापोरेट किया जाता है तो हमको क्या मिलता है, सिर्फ सॉल्ट मिलता है। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन से। ठीक है, तो वाटर जो था सॉल्ट सॉल्यूशन में वो पूरा उड़ जाता है, इवापोरेट हो जाता है, और हमको सिर्फ क्या मिलते हैं, सॉल्ट मिलते हैं, और जो सॉल्वेंट है वो डिसअपियर हो जाता है। हावेवर वी मे ऑल्सो वांट टू रिकवर द सॉल्वेंट। ठीक है, अगर हमको चाहते हैं कि हम वापस से सॉल्वेंट को रिकवर करें तो क्या ये पॉसिबल है? व्हाट शुड वी डू देन? तो हमको क्या करना होगा? वाइल एक्सपेरिमेंटिंग इन द लेबोरेटरी अ स्टूडेंट एक्सीडेंटली मिक्सड एसीटोन एंड वाटर। तो एक स्टूडेंट जो था लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, उसने क्या करा, एसीटोन को वाटर में ऐड कर दिया। तो ये जो है टू मिक्सेबल लिक्विड्स है, अच्छी तरीके से दोनों मिल गए थे, एक दूसरे में मिक्स हो गए थे। हाउ कैन वी सेपरेट द टू इमिसिबल मिक्स लिक्विड्स? अब ये जो दोनों मिसिबल लिक्विड्स है जो अच्छी तरीके से एक दूसरे में डिजोल्व हो चुके हैं, उनको कैसे सेपरेट किया जाए? इज इट पॉसिबल टू सेपरेट द मिक्सचर्स ऑफ टू मिसिबल लिक्विड बाय इवापोरेशन एंड ऑब्टेन बोथ द लिक्विड्स? तो क्या दो मिसिबल लिक्विड को सेपरेट किया जा सकता है इवापोरेशन की मदद से, और दोनों ही लिक्विड को अलग अलग हम वापस से ले सकते हैं? मतलब एक बार ये दोनों डिसॉल्व हो गए तो क्या इनको अलग अलग करना पॉसिबल है? तो इसी के बारे में अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्टिलेशन में पढ़ेंगे। अब हम पढ़ते हैं डिस्टिलेशन क्या होता है। सो अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू मिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय हीटिंग द मिक्सचर्स until the liquid with the lower boiling point vaporize। इसका मतलब ये है कि अगर दो मिसिबल लिक्विड्स यानी कि जो एक दूसरे में कम्प्लीटली मिक्स हो जाते हैं, जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें अल्कोहल एंड वाटर, अगर हम इनका होमोजीनियस मिक्सचर तैयार करें तो उन्हें हम डिस्टिलेशन से अलग कर सकते हैं। मिक्सचर्स को हीट करते हैं इस प्रोसेस में। जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो सबसे पहले वेपर यानी कि स्टीम में बन जाता है, स्टीम के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एंड द वेपर इज देन कूल्ड टर्न्ड बैक इनटू लिक्विड। और फिर ये जो वेपर्स बनते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, ठंडे किए जाते हैं, और फिर से वो एक लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इस प्रोसेस को ही क्या कहा जाता है, डिस्टिलेशन कहा जाता है। It allows the recovery of the solvent or the separation of liquids that differs in boiling point by at least 25 degrees Celsius।
इसका मतलब है कि इस मेथड से सॉल्वेंट को वापस यानी कि फिर से रिकवर भी किया जा सकता है। ये मेथड तब बेस्ट काम करती है जब दो लिक्विड्स के बॉइलिंग पॉइंट में लगभग 25 डिग्री या उससे ज़्यादा का डिफरेंस हो। This method can also be used to separate the liquids from a solution containing dissolved solid. डिस्टिलेशन का यूज लिक्विड्स को डिसॉल्व्ड सॉलिड से अलग करने के लिए भी किया जाता है। एग्जाम्पल जैसे सॉल्ट वाटर से प्योर वाटर अलग करना, ये डिस्टिलेशन से पॉसिबल है। ड्यूरिंग द प्रोसेस वेपर्स ऑफ द लोअर बॉइलिंग लिक्विड आर पास्ड थ्रू द कंडेंसर when where they are cooled usually by circulating water or air and the condensed as a pure liquid। कम बॉइलिंग पॉइंट वाले लिक्विड के वेपर्स को कंडेंसर में भेजा जाता है। कंडेंसर में वाटर या एयर की हेल्प से वेपर्स को ठंडा किया जाता है। ठंडा होने पर वेपर्स प्योर लिक्विड में बदल जाते हैं। द प्योर लिक्विड इज कलेक्टेड इन अ सेपरेट वेसल। फिर ये जो प्योर लिक्विड है उसको सेपरेट वेसल में या फिर एक अलग कंटेनर में कलेक्ट कर लिया जाता है। while the solid or the liquid from the mixture remains in the distillation flask। जो सॉलिड या दूसरे लिक्विड होते हैं वो डिस्टिलेशन फ्लास्क में ही रह जाते हैं। और ये जो डिस्टिलेशन सेटअप है वो आपको इस फिगर में देखने को मिलेगा, फिगर 5.12 में डिस्टिलेशन सेटअप होता है। ये पूरा लेबोरेटरीज में किया जाता है, जहाँ पे लेबोरेटरी स्टैंड होता है, इसमें एक डिस्टिलेशन फ्लास्क यहाँ पे अटैच किया जाता है। इस तरीके से यहाँ पे डिस्टिलेशन फ्लास्क आप देख सकते हैं। इसमें आपने क्या लेना है, एसीटोन और वाटर का मिक्सचर लेना है और यहाँ पे बर्नर लगाना है, ट्राइपॉड स्टैंड लगाना है, उसके ऊपर वायर गॉज रखना है और फिर उसके ऊपर आपको ये रखना है डिस्टिलेशन फ्लास्क। फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक वाटर कंडेंसर अटैच्ड होता है। ये वाटर को क्या करता है, ठंडा करने में मदद करता है। ये जो ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है, ये ट्यूब से लिक्विड या फिर वेपर्स पास होते हैं और ये कंडेंसर क्या करता है, ये वेपर्स को कूल डाउन करता है और वाटर यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट करता है। फिर ये लिक्विड यहाँ पे इस तरीके से कलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे एक वाटर इनलेट है, ये कंटिन्यूसली वाटर सप्लाई करता है कंडेंसर को ताकि वो ठंडा रहे कंडेंसर। और यहाँ पे हम एक थर्मोमीटर अटैच करते हैं ताकि हम उसका टेम्परेचर देख सके सॉल्यूशन का। सो बेसिकली यहाँ पे क्या किया जाता है, बर्नर स्टार्ट किया जाता है, एसीटोन और वाटर के सॉल्यूशन को उबाला जाता है, बॉईल किया जाता है और जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो था, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो जल्दी वेपराइज हो जाता है और वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड। और वो लिक्विड फिर पहुंचता है इधर इस ट्यूब में जिसके आसपास क्या है, कंडेंसर अटैच है। तो ये वेपर्स यहाँ पे क्या होते हैं, ठंडे होते हैं और ठंडे होने पर वेपर्स लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर ये जो लिक्विड है वो आगे पास होता है और यहाँ पे कोनिकल फ्लास्क में यहाँ पे कलेक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम था, इस कारण से सबसे पहले जो लिक्विड हमको मिला सेपरेट जो हुआ वो हुआ एसीटोन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एसीटोन को अलग कर लिया, सेपरेट कर लिया बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस। बहुत ईजी मेथड है ये, डिस्टिलेशन प्रोसेस बहुत इजी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर अ मिक्सचर ऑफ एसीटोन एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन प्रोसेस बाय द बॉइलिंग पॉइंट डिफर सिग्निफिकेंटली। क्योंकि उनके अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट थे, इस कारण से डिस्टिलेशन प्रोसेस से हमने एसीटोन और वाटर को सेपरेट किया। एसीटोन बॉयल हो जाता है 56 डिग्री सेल्सियस पे और वाटर हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल होता है। तो ये जो लास्ट डिफरेंस था इन दोनों के ही बॉइलिंग पॉइंट के बीच में, वो अलाउ करता है एक लिक्विड को ताकि वो लिक्विड जल्दी से वेपराइज हो जाए। एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम था, इस कारण से वो जल्दी से वेपराइज हो गया था और वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो गया था और हमको एक लिक्विड फॉर्म में वो मिल गया था। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ ये जो दोनों बॉक्सेस दे रखे हैं, इसमें इंडियन साइंटिस्ट कंट्रीब्यूशन के बारे में बताया गया है। इसको मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, इस पूरे बॉक्स को आप रीड भी कर लेना मेरा एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद। तो इसमें बेसिकली बताया गया है कि डिस्टिलेशन एक पुरानी टेक्निक है जिससे फ्लावर्स और प्लांट्स से फ्रेग्रेंस यानी कि खुशबू निकाली जाती है। कन्नौज जो कि उत्तर प्रदेश को परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। कन्नौज एक जगह है उत्तर प्रदेश में जिसको परफ्यूम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, बारिश के बाद मिट्टी की जो खुशबू आती है उससे मिट्टी का इत्र बनाया जाता है। इत्र आपने सुना होगा,
इत्र जो आते हैं, इत्र जिसे कहा जाता है, जो कि जिसमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है और वो बहुत सारे लोग लगाते भी हैं। भाप का मेथड नाम की ट्रेडिशनल डिस्टिलेशन टेक्निक से बनाया जाता है। ये जो ढेक भाप का मेथड है, उस मेथड से इसको बनाया जाता था। ठीक है, डिस्टिलेशन प्रोसेस थी ये पुराने टाइम में जो की जाती थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डिस्टिलेशन प्रोसेस है जिसको ढेक भाप का मेथड कहा जाता है। इस टेक्निक से इसको बनाया जाता था। इत्र को, जो मिट्टी की खुशबू का जो सेम इत्र होता है, मिट्टी का इत्र जिसको कहा जाता है, मिट्टी का इत्र, ठीक है, जो अर्थली फ्रेग्रेंस जो होती है, मिट्टी की खुशबू जिसमें से आती है। कन्नौज का फ्रेग्रेंस और फ्लेवर डेवलपमेंट सेंटर जो था, परफ्यूम बनाने और फार्मर्स को ट्रेनिंग देने में मदद करता था। बेसिकली यही चीज़ यहाँ पे दे रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल्स लिखी हैं। इसको आप एक बार रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट रेडी टू गो बियॉन्ड दिया गया है, जिसमें पेट्रोलियम रिफाइनरी में क्या होता है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में क्रूड ऑयल को प्रोसेस करके अलग अलग यूज़फुल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये पूरी मतलब इंडस्ट्री जैसा आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। ये जो डायग्राम आप देख सकते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ऑफ क्रूड पेट्रोलियम। क्रूड पेट्रोलियम का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग हमको प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे कि बिट्यूमिन, लुब्रिकेटिंग ऑयल, डीजल, देन केरोसिन, पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस। तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से ये बनती है। इस प्रोसेस को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं, जिसमें अलग अलग प्रोडक्ट्स हमको मिलते हैं। इसमें क्रूड ऑयल को हीट किया जाता है और अलग बॉइलिंग पॉइंट्स के बेसिस पर कंपोनेंट सेपरेट हो जाते हैं। जैसे एलपीजी, पेट्रोलियम, केरोसिन, ये सारी चीज़ें जो हमने देखी, लिब्रिकेटिंग ऑयल। यहाँ पे एलपीजी जो है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जिसको कहते हैं, ठीक है। एलपीजी को हाई प्रेशर में सिलेंडर्स में लिक्विड फॉर्म में भर कर घरों में फ्यूल के रूप में भी यूज़ किया जाता है। आपने जैसा आपके घर में जो गैस सिलेंडर आता होगा उसको एलपीजी कहा जाता है, क्योंकि उसमें हाई प्रेशर से डाला जाता है लिक्विड्स को। तो ये बेसिकली फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस से सेपरेट होता है। अब नेक्स्ट क्या दिया गया है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको क्या बोलते हैं, पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब यहाँ पे थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी भी पढ़ लेते हैं कि यहाँ पे जो क्रोमेटोग्राफी है, क्रोमेटोग्राफी एक ग्रीक वर्ड क्रोमा से आया है, जिसका मतलब क्या होता है, क्रोमा का मतलब होता है कलर्स और ग्राफियन का मतलब होता है टू राइट। तो इसका मतलब ये है राइटिंग विथ कलर्स, बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट used to separate colored substances like dyes and inks। तो जब हमको colored substances को separate करना होता है तो एक क्रोमेटोग्राफी मेथड का यूज़ किया जाता है, और पेपर की मदद से अगर हम सेपरेशन कर रहे हैं सब्सटेंसेस का तो उसी को कहा जाता है पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब इसको पढ़ते हैं। हैव यू एवर ऑब्जर्व दैट what happens when a drop of water falls on something written with a sketch pen on a paper। तो अगर हम एक पेपर है, लेट्स से दिस इज़ अ पेपर, उस पर आपने एक स्केच पेन से लेट्स से आपने ग्रीन कलर का स्केच पेन से आपने यहाँ पे कुछ लिख रखा है। अगर उसके ऊपर आप कुछ ड्रॉप वाटर की अगर डाल दें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप इस तरीके से वाटर ऐड कर देंगे तो क्या होगा। आप देखेंगे कि वो जो कलर है, यानी कि ये जो इंक थी इसकी, वो क्या हो जाएगी, इस तरीके से सेपरेट हो जाएगी, ठीक है, फैल जाएगी। इट इफ द स्केच पेन इज ब्लैक, डिफरेंट कलर्स माइट स्प्रेड आउट। अगर वो ब्लैक कलर का स्केच पेन है तो उस ब्लैक कलर से डिफरेंट कलर्स वहाँ पे स्प्रेड हो जाएंगे। ये एक्सपेरिमेंट आप आपके घर पे भी परफॉर्म करके ज़रूर देखना। इफ़ यू हैव नॉट नोटिस दिस बिफोर, ट्राई इट नाउ। अगर आपने ये नहीं नोटिस किया तो आप इसको ट्राई करिए। यहाँ पे आप ब्लैक कलर का स्केच पेन लेना, एक शीट के ऊपर आप उस पर कुछ लिखना ब्लैक स्केच पेन से, और फिर उसके ऊपर पानी डाल देना। तो आप देखेंगे कि वहाँ पे कलर से सेपरेट आपको दिखाई देंगे। अब आपको एक एक्टिविटी करनी है 5.1, लेट अस इन्वेस्टिगेट। तो इसके लिए आपको क्या करना है, टेक 3 सेंटीमीटर वाइड स्ट्रिप ऑफ क्रोमेटोग्राफिक पेपर। एक क्रोमेटोग्राफिक पेपर आती है, ये जो आप स्ट्रिप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रिप आप देख रहे हैं इसको क्रोमेटोग्राफिक पेपर कहा जाता है। उसके ऊपर आपको क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करना है पेंसिल से, और वो जो लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ करनी है
हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पेपर, नीचे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर आपको ये लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। फिर अल्टरनेटिवली यू कैन यूज द स्ट्रिप ऑफ फिल्टर पेपर, क्रोमेटोग्राफिक पेपर नहीं है तो आप फिल्टर पेपर का भी यूज कर सकते हैं, उसकी एक स्ट्रिप काट के आप इस तरीके से इसको एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, एक ब्लैक स्पॉट बनाना है, ये जो लाइन बनाई थी इसके ऊपर आपको एक ब्लैक इंक का स्पॉट मतलब पुट करना है। तो आप ब्लैक स्केच पेन लेना और यहाँ पे एक इस तरीके से डॉट बना देना, ठीक है, सेंटर पे, लाइन के सेंटर पे, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब क्या करना है, टेक इनफ वाटर टू मेक अ थिन लेयर एट द बॉटम ऑफ द गैस जार एंड अ मेजरिंग सिलेंडर और अ बीकर। तो आपको ये गैस जार लेना है इस तरीके से, और फिर वहाँ पे क्या करना है, ये स्ट्रिप को इस तरीके से प्लेस कर देना है और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब वाटर ऐड करना है, इतना करना है कि वो इंक तक नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे ही रहना चाहिए, ठीक है, इसका लेवल नीचे रहना चाहिए, अबाउट 1 सेंटीमीटर तक आपको वाटर को फिल करना है, ठीक है। फिर इसको ग्लास, वॉश ग्लास से आपको इसको कवर कर देना है, बंद कर देना है इसको, गैस जार को। फिर क्या करना है, पेपर की स्ट्रिप को आपको यहाँ पे इस तरीके से वर्टिकली प्लेस कर देना है इस कंटेनर में, जैसा कि मैंने आपको बताया, और उसकी जो टिप है, लोअर टिप जो है, उसको नीचे वाटर में डिप कर देना है। तो वाटर लेवल शुड बी बिलो द स्पॉट, स्पॉट के नीचे होना चाहिए, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। फिर आपको इस पेपर को ऑब्जर्व करना है, आप देखेंगे कि जो वाटर है इस पेपर के थ्रू ऐसे ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करता है, ऊपर की तरफ जाता है मतलब। सो व्हाट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करेंगे, जैसे जैसे वाटर ऊपर जा रहा है तो जो वो इंक है, ठीक है, इंक भी सेपरेट होती जा रही है, और वो जो इंक है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में इस तरीके से ऊपर की तरफ अलग अलग कलर के स्पॉट्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो देखो, जैसे कि इसको एग्जांपल से बताती हूँ, तो जैसे जैसे पानी ऊपर जाएगा तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के ऐसे स्पॉट्स दिखाई देंगे, ठीक है, इस तरीके से। सो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ब्लैक इंक क्या होती है, डिफरेंट कलर्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट स्पॉट्स नज़र आएंगे डिफरेंट कलर्स के। ये जो मेथड था जिसमें हमने कंपोनेंट्स को सेपरेट किया था एक मिक्सचर से, तो इसी को क्या कहा जाता है, पेपर क्रोमेटोग्राफी कहा जाता है। इट uses differences in the interaction of the components with the solvent and the paper to separate them। यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसके साथ उसका इंटरेक्शन हो रहा है सब्सटेंसेस का, जैसे यहाँ पे सॉल्वेंट क्या है, वाटर, तो जब वो सब्सटेंस वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो वो पेपर पे अलग अलग सेपरेट होता जा रहा है, कंपाउंड्स अलग अलग कलर्स सेपरेट होते जा रहे हैं। द लिक्विड कैरीज द सब्सटेंस अप द वाटर अप द पेपर, तो जो लिक्विड है वो क्या कर रहा है, सब्सटेंसेस को ऊपर की तरफ लेके जा रहा है पेपर पर और सेपरेट कर रहा है, सेपरेट दैम बेस्ड ऑन हाउ फास्ट दे मूव, जितना ज़्यादा फास्ट वो मूव करेगा, मतलब जो कलर ने सबसे फास्ट मूव करा वो इस तरीके से आपको फास्टली दिखाई देगा, ऊपर की तरफ ज़्यादा नज़र आएगा, और जो स्लो मूव कर रहा है वो नीचे ही रह जाएगा पेपर पर। यू कैन ऑल्सो ट्राई दिस विथ ग्रीन फूड कलर, ग्रीन फूड कलर जो आता है उसके साथ भी आप ये सेम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक इंक की जगह आपको क्या करना है, ग्रीन फूड कलर ऐड करना है, ठीक है। यूज अ 2% मास बाय वॉल्यूम सॉल्ट सॉल्यूशन एज अ सॉल्वेंट, और यहाँ पे आपको सॉल्वेंट क्या लेना है, वाटर नहीं लेना है, जब आप ग्रीन फूड कलर लेंगे तो आपको 2% मास बाय वॉल्यूम सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है। Similarly, you can separate different pigments present in the green extract of spinach leaf or a colored pigment from the flower petals। तो देखो यही सेम एक्सपेरिमेंट आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के साथ कर सकते हैं। एक आप स्पिनच यानी कि जो पालक होता है, पालक की पत्ती लेना, उसको आप अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना, मतलब या तो आप वाटर पेस्टल का यूज़ करके उसका एक पेस्ट बना सकते हैं, फिर उसका एक्सट्रैक्ट छोटा सा पार्ट लेकर के बिल्कुल ज़रा सा स्पॉट लेना है उसका, और यहाँ पे जहाँ पे हमने इंक स्पॉट लगाया था वहाँ पे आपको ये स्पिनच का एक्सट्रैक्ट लगा करके भी एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। या फिर आपको सेम फ्लावर पेटल्स लेना है, उसको वाटर पेस्टल में अच्छी तरीके से उसका पेस्ट बना देना है और उसका एक छोटा सा पार्ट लेकर के यहाँ पे पुट कर देना है, फिर उसका सेपरेशन करवाना है पेपर क्रोमेटोग्राफिक मेथड से। तो आप देखेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, सब्सटेंसेस है, वो सेपरेट आपको नज़र आएंगे जब आप इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करेंगे। सो
विल वाटर वर्क्स एज अ सॉल्वेंट इन एवरी केस? तो क्या ये सभी केसेस में वाटर ही यूज़ करेंगे एज अ सॉल्वेंट हम? इन सम केसेस यू मे नीड टू यूज़ अ डिफरेंट सॉल्वेंट। तो क्या आपको किसी केस में डिफरेंट सॉल्वेंट का यूज़ करना होगा? तो हाँ, आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स का यूज़ करना होगा, जैसे अल्कोहल या फिर जो दूसरे मिक्सचर्स होते हैं सॉल्वेंट के, उनका यूज़ करना होगा। यहाँ पे आपको हमेशा वाटर नहीं लेना है।